हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। इससे पहले एक वर्ण विचार की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में देख लें या फिर मैं उसका लिंक आप शेयर कर दूँगी। और इसके साथ ये अब करेंगे शब्द विचार और इसके बाद मैं डालूँगी वाक्य विचार। तो तीनों वीडियो ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपको डिटेल में करवाया है मैंने, इसलिए अच्छे से समझना और याद रखना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है। शब्द के बारे में पूरा विचार करेंगे। ठीक है। शब्द भंडार किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। जैसे हिंदी में शब्द भंडार अलग है, इंग्लिश में अलग है, हर भाषा का अपना शब्द भंडार होता है। फिर है शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। फिर है शब्द के भेद। अब शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है। मूलतः सबसे पहले तो हम दो भेद करेंगे, उसके बाद और सारे भेद करेंगे। आज आप देखेंगे कि शब्द के कितने प्रकार के भेद होते हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। सार्थक और निरर्थक। सार्थक होता है किसी अर्थ का ज्ञान, सार्थक अर्थ सहित। ठीक है। अर्थक तो अर्थ सहित किसी अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक होते हैं निरर्थक, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, निअर्थक। तो जिन शब्दों ध्वनियों का अपने स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अब व्याकरण के अध्ययन का विषय केवल सार्थक शब्द ही होते हैं। सार्थक शब्द हैं उनका वर्गीकरण अब आगे हम पढ़ेंगे। निरर्थक का कोई वर्गीकरण नहीं होता। अब किसका करेंगे? सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर होता है, फिर व्युत्पत्ति के आधार पर यानी रचना या बनावट के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर। तो चार प्रकार से सार्थक शब्दों का वर्गीकरण होता है। अब कैसे होता है देखो। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, परंपरागत आधार पर और नए दृष्टिकोण के आधार पर। परंपरागत यानी पहले जो होते हैं परंपरा से चले आ रहे, और नया दृष्टिकोण यानी नए तरीके से कैसे हम उनको अलग अलग बांट सकते हैं, अलग अलग उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। परंपरागत आधार पर तीन भेद होते हैं शब्द के: वाचक शब्द, लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द। अब वाचक और ये क्या होते हैं देखो। वाचक शब्द होते हैं साधारण अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द वाचक कहलाते हैं। जो शब्द है उसका वही अर्थ निकले। ठीक है। जो शब्द है उसका वही अर्थ निकले, चाहे वो वाक्य में प्रयोग हो चाहे अलग से बोलें, उसका सेम अर्थ निकले तो होगा वाचक। फिर है लक्षक। लक्षक में क्या होता है? लक्षक होता है साधारण अर्थ को छोड़कर, जो वर्ड है, शब्द है, उसका साधारण अर्थ है उसको छोड़कर उससे संबंध रखने वाले किसी अन्य अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द लक्षक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, गीता तो बेचारी गाय है। अब यहाँ पे गाय का मतलब ये नहीं गीता गाय बन गई, नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि वो शरीफ है, तो बेचारी गाय है। सोनू गधा है, तो वो गधा नहीं बना, लेकिन गधा यहाँ क्या है? लक्षक शब्द में है। तो ये क्या है? अपना अर्थ नहीं है यहाँ पे इनका, लक्षक यानी दूसरा अर्थ दे रहे हैं। ठीक है। लक्षक क्या हो गया? किसी को लक्ष्य करके किसी और चीज के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या है? साधारण अर्थ को नहीं बता रहे, ये होते हैं लक्षक शब्द। और एक ये लाइन दे रखी है, ये पढ़ लेते हैं, एक मिनट। वाचक शब्दों से प्रकट होने वाले, वाचक शब्दों से प्रकट होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं।
क्या कहते हैं? वाच्य, वाच्य प्लस अर्थ। ठीक है, वाचक के क्या बन गया? वाच्यार्थ। और लक्षक शब्दों से लक्ष्यार्थ। व्यंजक शब्द, अब व्यंजक शब्द क्या होंगे? व्यंजक शब्द वो होते हैं कि ना तो वो साधारण अर्थ दिखाते हैं, कहाँ गया हमारा, ये रहा, ना तो साधारण अर्थ दिखाते हैं और ना लक्षक, यानी ना तो साधारण अर्थ मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ भी न बतलाकर किसी गूढ़ छिपे हुए अकथित अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को व्यंजक शब्द कहते हैं। यानी कोई ऐसा छिपा हुआ अर्थ बताते हैं, जैसे घंटी बज गई। अब यहाँ पर घंटी का प्रयोग का मतलब है कि आधी छुट्टी हो गई, ठीक है, या छुट्टी हो गई, यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या है? व्यंजक शब्द हो गया घंटी। क्लियर हुआ? तो व्यंजक शब्द से प्रकट होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। डायरेक्ट नहीं कहते, उसका इनडायरेक्ट यूज करते हैं। समझ आया? अच्छा भाई, अब है नए दृष्टिकोण के आधार पर अर्थ की दृष्टि से क्या है? शब्द के 7 भेद होते हैं। कितने? 7। ये सब हम करते हैं, इनको डिटेल में नहीं करवा रही मैं। एकार्थी, जिसका एक अर्थ होता है। अनेकार्थी, एक ही शब्द के कई अर्थ। पर्यायवाची समानार्थी आपको पता है, ठीक है। विलोमार्थी पता है। सूक्ष्मार्थी, पर्यायवाची होते हुए अर्थभेद। फिर है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, दिखते समान है, उनका अर्थ अलग होता है। फिर है वाक्य और वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो 7 प्रकार के भेद बताए हैं नए दृष्टिकोण के आधार पर। फिर है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ क्या होता है? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से न बने हो, जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता। रूढ़, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते और यानी अखंड रहकर ही अपने अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें रूढ़ या सरल शब्द कहते हैं। जैसे गीत, घर, ये सब दे दिए तो इनमें अलग अलग, दो को अलग नहीं कर सकते। गी अलग, तय अलग, घ अलग, रह, तो ये एक ही शब्द है, ठीक है, इनका टुकड़ा नहीं हो सकता। यौगिक क्या होता है? यौगिक शब्द वे हैं जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक शब्दांश या तो प्रत्यय या उपसर्ग या न कोई रूढ़ शब्द, यानी या तो 2 शब्द आपस में मिलके बन जाएंगे या कोई प्रत्यय उपसर्ग लग जाएगा, तो वो होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 अंशों के जोड़ने से बनता है, जिसमें एक तो अवश्य ही रूढ़ शब्द होता है, दूसरा अंश चाहे उपसर्ग, प्रत्यय या रूढ़ शब्द हो, और यौगिक शब्द का अर्थ उसमें विद्यमान रूढ़ शब्द के अर्थ से मिलता जुलता होता है। क्लियर है? जैसे प्रधानमंत्री में प्रधान प्लस मंत्री, पुस्तक प्लस आल्य, नमकीन, नमक प्लस ये क्या लग गया, इसके प्रत्यय लग गया, ठीक है। बैलगाड़ी, बैल प्लस गाड़ी, तो ये क्या हो गए हमारे यौगिक शब्द। यौगिक जोड़कर, योग होता है ना जोड़ना, तो योग से बन गया यौगिक। फिर है योग रूढ़। योग रूढ़, योग, यौगिक और रूढ़ दोनों ही मिल गए। ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द तो होते हैं, किंतु वे अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज क्या होता है? कीचड़ में उत्पन्न, इसका अर्थ तो यही होगा ना, कीचड़ में उत्पन्न। तो पंकज क्या है? कमल, हिमालय, बर्फ का घर, लेकिन ये हिमालय पर्वत का नाम है, पर्वत को दर्शाता है। तो ये यानी बहुव्रीहि समास है ना, जो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं बहुव्रीहि समास के। पीताम्बर है, ठीक है, ये सब क्या है? जैसे चारपाई है, ऐसे तो 4 पायों का समूह है, लेकिन ये क्या है? चारपाई तो बिस्तर, बेड टाइप की होती है। अब है उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं। ये किस पर थे? व्युत्पत्ति के आधार पर। अब हैं उत्पत्ति के आधार पर, जन्म, यानी कहाँ कहाँ से निकले हैं। तत्सम, तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं वो होते हैं तत्सम। तद्भव, तद्भव कौन से होते हैं? जो संस्कृत शब्दों से बिगड़ कर बने हैं,
ठीक है, उन्हें तद्भव कहते हैं। संस्कृत के समान है, बिल्कुल ज्यों के त्यों यूज हो जाएंगे तो तत्सम, और तद्भव संस्कृत से उत्पन्न, वैसे के वैसे नहीं होते, उनका रूप बिगड़ जाता है। फिर है देसी। देसी यानी जो शब्द किसी और भाषा से न आकर देश की विभिन्न भिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं। जो हमारे देश की अलग अलग बोलियां हैं, राजस्थानी है, हरियाणवी है, और राजस्थान तो वैसे भाषा है, मारवाड़ी है, कोई भी यानी और भाषा है, वो सभी देसी शब्द हिंदी में मिल गए हैं, तो उनको क्या कहेंगे? देसी शब्द। फिर है विदेशी। विदेशी यानी जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उनको कहेंगे विदेशी। ठीक है, ये तो आपको पता भी है। फिर है संकर। संकर शब्द क्या होते हैं? दो भाषाओं के शब्दों के से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल अंग्रेजी का हो गया, गाड़ी हिंदी का हो गया, तो ये रेलगाड़ी, ये याद कर लेना भाई, पेपर में आते भी हैं। ठीक है, हिंदी और संस्कृत से वर्षगांठ, पूंजीपति, मांग पत्र। हिंदी और विदेशी, थानेदार, घड़ी, साज, किताब, घर आदि। तो ये क्या है? संकर शब्द कहलाते हैं। क्या होता है? संकर शब्द। तो कितने हो गए? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। देसी विदेशी को देशज विदेशज भी कह देते हैं। देशज यानी देश में उत्पन्न, और विदेशज विदेश में उत्पन्न। फिर है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या है? व्याकरण की में प्रयोग की दृष्टि से शब्द 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के। 4 तो होते हैं विकारी और 4 अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये क्या होते हैं? अविकारी शब्द। विकारी कौन से होते हैं? जिनमें परिवर्तन हो जाता है, विकार आ जाता है लिंग वचन कारक के अनुसार। ठीक है, वो होते हैं विकारी। संज्ञा है, जैसे ये तो पता ही है आपको, विकार यानी लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, ये सब करते हैं हम। फिर है अविकारी। अविकारी जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन नहीं होता, वे सदा एक से ही रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। क्लियर हुआ? अब ये एक बार रिवीजन देख लीजिए पूरे चैप्टर का। सबसे पहले शब्द होते हैं सार्थक, निरर्थक। निरर्थक के कोई भेद नहीं आगे, इसलिए ये यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अब सार्थक के भेद। सार्थक के अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। फिर है अर्थ के आधार पर, परंपरागत आधार पर और नए दृष्टिकोण के आधार पर। परंपरागत आधार क्या हो गए? वाचक, लक्षक, व्यंजक। ठीक है, और नया दृष्टिकोण कौन सा हो गया? जो ये हमारे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, ये सब हैं, ये किस में आ जाएंगे? नए दृष्टिकोण के आधार पर। फिर है हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3 हो गए। फिर उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी और संकर, 5 हो गए। ठीक है, फिर प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी में भी 4, अविकारी में भी 4। क्लियर हुआ? इस तरह से हम करेंगे, और ये पेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप बार बार रिवाइज करें। और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं शेयर कर देती हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके बाद हम करेंगे वाक्य विचार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।